हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बाल विकास और पेडागोजी। बाल विकास और सीडीपी और पेडागोजी की यह सीरीज चल रही है। पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, वह पढ़ना है हमको और पढ़कर उनको बार-बार रिवाइज करना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। आप चलते हैं, हम कुछ यहाँ पढ़ते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है, हमसे पूछा है यहाँ। वस्तुनिष्ठ की प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, सत्य या असत्य वाले प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न है। हमें पूछा है वस्तुनिष्ठ। जब वस्तुनिष्ठ की बात आती है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न कौन से होते हैं जिनके छोटे छोटे आंसर होते हैं, एक शब्द का आंसर, दो शब्द का आंसर, वह होते हैं। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा, यह होगा सत्य असत्य वाले। सत्य असत्य वाले आते हैं, वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी व्यक्ति को मापने की एक प्रक्रिया है, वो क्या है? एक वस्तुनिष्ठ तकनीक है, एक आत्मनिष्ठ तकनीक है, एक प्रक्षेपीय तकनीक है, एक प्रयोगात्मक तकनीक है। यह एक ऐसी तकनीक है, एक वैज्ञानिक हुए कौन? मुर्रे। एक वैज्ञानिक हुए मुर्रे। यह मुर्रे ने 1935 में 1935 में, यह 1935 में एक कार्ड, जो कार्ड था, एक कार्ड निकाले उनने। ऐसे कार्ड थे। यह कार्ड कितने थे? 31 कार्ड हैं ये। और ये कार्ड से बच्चों को खिलाया जा मतलब खेलते हैं बच्चे। और यहाँ 14 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को इस कार्ड से खिलाया जाता है। इन कार्डों में एक बच्चे के पास अधिकतर 20 कार्ड पहुंच जाते हैं। और इन कार्डों से बच्चा, जैसे चित्र छपे रहते हैं, उन चित्रों से बच्चा कहानी लिखने, बच्चे को 5 मिनट मिलते थे तो बच्चा कहानी लिखेगा। तो ऐसा ये गेम था। यह इसे टीएटी नाम दिया गया। यह आ जाता है कभी कभी, किसने दिया? तो मुर्रे ने दिया। कब दिया? तो 1935 में दिया। कितने कार्ड होते हैं उसमें? 31 कार्ड होते हैं। कितनी उम्र के बच्चे को खेला जाता है इस कार्ड से? तो 14 साल से ऊपर के बच्चे को। तो यह प्रक्षेपीय एक तकनीक है। क्या है ये? एक प्रक्षेपीय तकनीक है। तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो अपना जो भी फीडबैक है, जो भी पूछना है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हमसे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? यह क्वेश्चन बार बार आता है। यह किसने किया? यह फ्राइड ने किया, युंग ने किया, अल्फ्रोड ने किया या मन ने किया? यह बार बार क्वेश्चन आता है। तीन व्यक्तित्व बताए हैं, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी, इनके बीच का एक अंतर्मुखी, और दोनों के बीच का एक होता है उभयमुखी। क्या होता है? उभयमुखी। जो उभयमुखी होता है, इनका पहले हम समझ लेंगे किसने दिए हैं। ये किसने दिए हैं ये तो हम समझ ही लेंगे। क्वेश्चन यही आ जाता है कि अंतर्मुखी क्या है, बाह्यमुखी क्या है और अभयमुखी क्या है। ये तीन व्यक्तित्व दिए हैं। ये दिए हैं हमारे युंग ने दिए हैं। और यह अंतर्मुखी क्या होता है? कोई बच्चा ऐसा होता है जो अपनी बात किसी को बोलता नहीं है, अपने मन ही मन वो कुछ सोचता रहता है और मन ही मन कुछ अंदर ही अंदर बातें करता रहता है, वह बाहर नहीं बोलता ज्यादा। तो वह बच्चा होता है अंतर्मुखी। और एक बच्चा होता है बाह्यमुखी। बाह्यमुखी बच्चा वह बच्चा होता है जो अपनी हर बात को शेयर करता है, बोलता है, दोस्त बनाता है, बात करता है। तो एक बच्चा होता है बाह्यमुखी। आप कह सकते हैं कि बच्चा ज्यादा बोल रहा है, एक बच्चा बिल्कुल को नहीं बोलता है। और इनके बीच का एक बच्चा होता है अभयमुखी। उभयमुखी बच्चा ऐसा होता है, समय आने पर बोल भी लेता है और जब समय नहीं है तो वो नहीं भी बोलता है। वह बच्चा थोड़ा समझदार ही मान लो कि वह बच्चा ऐसा होता है, जब समय आया तो बोला, नहीं आया तो नहीं बोलना। तो यह बच्चा होता है वह मुखी। ये तीन जो व्यक्तित्व दिए हैं, वह युंग ने दिए हैं। यह बार बार आया जाता है कि किसने दिए हैं और कितने दिए हैं। और तो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है?
समावेशी शिक्षा। पहले हमको क्वेश्चन एक-एक वर्ड पता होना चाहिए, जब हम उसके ऑप्शनों तक पहुँच पाते हैं। समावेशी शिक्षा क्या होती है? बेसी एक ही बेस में समाई हुई चीज़ है। जैसे पहले क्या था कि ऐसे अलग से स्कूल खोले जाते थे, विकलांग बच्चों के लिए अलग, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए अलग, मंदबुद्धि बच्चों के लिए स्कूल अलग। अब शिक्षा नीति जो 2005 आई, जो एनसीईआरटी ने इतना शोध हुआ और की शिक्षा नीति आई, उसमें शोध किया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बच्चे कुंठा का शिकार हो रहे हैं। वो बच्चे अपने आप में ये सोच रहे हैं कि हम अलग हैं, हम पिछड़े हैं, हम अच्छे बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, अच्छे बच्चे कैसे होते होंगे? तो बच्चे कुंठा का शिकार हो रहे थे। इसलिए उन बच्चों को क्या किया, एक समावेशी शिक्षा लाई गई। उस क्लास में सभी बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ेंगे, चाहे बच्चा विकलांग हो, चाहे बच्चे को कम सुनाई पड़ता हो, कम दिखाई पड़ता हो, मंदबुद्धि हो, वो क्या है, सभी बच्चे एक-दूसरे से सीखेंगे, एक-दूसरे के साथ खेलेंगे, दूसरे के साथ बैठेंगे। अब आपको ये पता चलेगा कि समावेशी क्या होती है, जो सब एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, वह उसको कहलाती है समावेशी कक्षा या शिक्षा, ऐसे आ जाता है। अब हमें देखना है समावेशी शिक्षा क्या होती है। अब आपको इतना समझाया तो पता ही चल गया होगा कि समावेशी क्या होती है। तथ्यों की शिक्षा मात्रारोपण से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। हाशिए पर स्थिर वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। इसका राइट ऑप्शन आपका होगा बी। बी क्या होगा? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। कक्षा में क्या है, विविधता आ जाती है। अनेक-अनेक प्रकार के बच्चे हैं, तो उनकी पढ़ाई भी अनेक-अनेक प्रकार से कराना पड़ती है। जो बच्चा थोड़ा मंदबुद्धि है, तो उसे कम-कम करके सिखाना है, उसे धीरे-धीरे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाना है। पहले स्थूल बड़ी चीज़ें सिखाना है, फिर छोटी-छोटी चीज़ें सिखाना है। तो बच्चे को वो जो बच्चा तार्किक है, जो अच्छा पढ़ रहा है, उस बच्चे को और अच्छा होमवर्क देना है और अच्छा कार्य देना है। जो बच्चा कम सुनाई पड़ रही है, उसे बोर्ड के पास बिठाना है, कम दिखाई पड़ रहा है, बोर्ड के पास बिठाना है। जो बच्चा विकलांग है, तो उसे वैसे भारी खेल नहीं खिलवाना, उसे कोई ऐसे गेम खिलवाना जो बैठ के खेल सकते हैं। तो विविध प्रकार का कार्य करवाना है, विविध प्रकार का उत्सव मनाती है, वह कक्षा होती है समावेशी कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब यहाँ से आपका समावेशी कक्षा से कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको समझने में उसको सुविधा होगी। अपनी तैयारी को मजबूत बनाएँ और हिम्मत ना हारें। जीवन में संघर्ष तो हर जगह करना ही करना है, इसलिए पढ़ाई बहुत ही मन लगा कर करें। जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये समावेशी कक्षा में सब प्रकार के बच्चे आएँगे। निरोग्य मतलब योग्य नहीं है, निरोग है, पढ़ने में सक्षम नहीं है। क्या करे टीचर ऐसे बच्चे का? आप टीचर बन जाओगे, आप क्या करोगे? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा लेना 1 से 5 तक वर्जित है, नहीं लेना चाहिए। बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। विशेष विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, विशेष विद्यालय नहीं है। सबको एक साथ बैठाना है, समावेशी कक्षा का वो चल रहा है ज़माना। अब देखो, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता-पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ये भी वर्जित है, अलग नहीं रखना बच्चों से। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। सी क्यों होगा आपका राइट ऑप्शन? सहकारी मतलब सभी योजना विकसित करने के लिए बच्चे, अब हमें नहीं पता बच्चा कितना ज्ञान है, ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ क्या हादसा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, तो सभी योजनाओं को विकसित करने के लिए पहले उसके बच्चे के माता-पिता से साथ चर्चा करनी होगी कि आपका बच्चा ऐसा क्यों है, तो पता चल जाएगा इस बच्चे को क्यों क्या हो गया है, उस अनुसार अपन उसको फिर पढ़ा सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट पानी पी लें हम। गर्मी का समय है, गला सूखने लगता है। कम सुनने कम सुनने चेहरे पर दिखने वाली प्रमुख बच्चों के हताश क्या हैं?
वाले बच्चों के, जो बच्चा कम सुनता है उसके चेहरे पर ऐसा क्या दिखेगा आपको? कम सुनने चेहरे पर दिखने वाले प्रमुख बच्चों के हताश क्या हैं? अन्य छात्रों के साथ परीक्षा लेने में असमर्थता, सिर्फ सुनाई कम पड़ रही है, परीक्षा लेने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखने की पाठ्य पुस्तक पढ़ने में असमर्थता, पढ़ने में तो वो सही काम कर रहा है वो तो। खेलने में भाग लेने की अक्षमता, दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता। बच्चा क्या है, कम सुनता है, तो डी ऑप्शन राइट है। वह कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहा, आदान प्रदान नहीं कर पा रहा अपनी भाषा का, क्योंकि सुन ही नहीं पा रहा, तो समझ नहीं पा रहा कि आपने क्या कही। तो दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्था होती है। अन्य छात्रों के साथ परीक्षा देने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने पढ़ने में कोई नहीं है, खेलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निरयोगता की पहचान करता है? यहाँ है आपका अधिगम निरयोगता। अधिगम निरयोगता आपको हमने पढ़ाई है अलग से, जो विकार होते हैं, जैसे आपका डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये चीजें हमने आपको पढ़ाई हैं। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधियां, अपमान अपमानजनक व्यवहार। बी को डी और बोझ को 100, 21 को 12 लिखना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ देखेंगे हम, इसका राइट ऑप्शन आपका सी है। यहाँ क्या कर रहा है बच्चा, बी को डी पढ़ रहा है, बोझ को 100 पढ़ रहा है, 21 को 12 लिख रहा है। अब यहाँ बात हो रही है लिखने की। जब बात लिखने की हो रही है तो बच्चे को किस विकार की है? डिस्ग्राफिया की कमी है। हमने आपको पढ़ाया है, वीडियो है, देख लेना। डिस्ग्राफिया की कमी है बच्चे में, बच्चा लिख नहीं पा रहा। यही लिखने की जगह कहीं पढ़ना होता, यहाँ पढ़ना होता तो बच्चे को, कहीं पढ़ने में बच्चा बी को डी पढ़ रहा है, बॉज को 100 पढ़ रहा है, तो क्या करते? तो बच्चे को किसकी कमी थी? तो बच्चे को यहाँ आप बोलते बच्चे को डिसलेक्सिया की कमी होगी। बच्चे को किसकी कमी होगी? डिसलेक्सिया की। और बच्चे को जब लिखने की बात आएगी तो डिस्ग्राफिया की कमी होगी बच्चे को। और कहीं ये ऑप्शन कहीं रॉन्ग होता, ए ऑप्शन कम होता, तो इसका ये ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन भी उसका सही हो सकता था। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, अपमानजनक व्यवहार। क्या कर रहा है? शारीरिक गतिविधि। बच्चा क्या करता है? उच्च शरीर अवधान, मतलब अच्छा काम तो कम कर रहा है, और शारीरिक गतिविधि ज्यादा चल रही है। जैसे बैठा बैठा बच्चा किसी के सर में पटाख उड़ा दिया, किसी की पेंसिल तोड़ दी, किसी का पेज फाड़ दिया, किसी का बैग तान दिया, ऐसा करते हैं बच्चा। तो ये बच्चे भी, किसी को अपमानजनक करना, किसी में लात मार देना, किसी की सर में मार देना, तो ऐसा जब बच्चे कर रहे हैं तो ये भी बच्चे में क्या है? एक तरह का अधिगम निरयोगता है। मगर यहाँ पर जब यह ऑप्शन बिल्कुल स्पष्ट ही कहा है, तो बी को डी कहता है, डी कहता है लिखना में परेशानी है, तो यहाँ यह ऑप्शन आपका राइट होता है। पेडागोजी में और बाल विकास में यही प्रॉब्लम है। इसमें ये नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, इसमें ऑप्शनों को देखकर आपको पता चलेगा कि ये जो ऑप्शन इसमें सही है दूसरे में गलत हो सकता है। चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन की मजबूती ज्यादा है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैयारी करते रहें, आपका सीटेट देना हो, आपको वर्ग 3 आपका आने वाला है, एमपी टेट। तो जो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं वह एमपी टेट देंगे, और जो पात्रता परीक्षा पास नहीं करे वो पढ़े, उनको पात्रता परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और पात्रता परीक्षा अपनी एमपी की नहीं होती है, उससे पहले सीटेट होता है, तो सीटेट दे लेना। सीटेट की भी अपना बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जो बड़े बड़े राज्य हैं जो सीटेट को, जो राज्य का टेट होता है उसमें पात्रता मान्य करते हैं। तो अपने मध्य प्रदेश में तो पहली बार हुई है, तो मध्य प्रदेश में भी ये मान्य हो सकती है, इसलिए सीटेट दे लेना। कहीं आपके पास एमपी पात्रता परीक्षा नहीं है तो आप यही तैयारी अपनी मजबूत बनाते रहें। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वायगोस्की क्या कहते हैं? जो मौखिक संवाद बच्चे अपने आप से करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, खिलौनों से खेलता रहता है,
अपने मन में ही कछु गुदुर-फुदुर करते रहता है, कुछ-कुछ बोलते रहता है, मेरा खिलौना अच्छा है, मेरा हाथी जा रहा है, वह भगो, भगो मेरा हाथी आ रहा है, तुमको गिरा देगा, मेरा घोड़ा चल रहा है, वो कुछ-कुछ मन ही मन में ऐसे लगा रहता है, खेलने और बातें करने जब बच्चा लगा रहता है, तो उससे बायगोस्की क्या कहेंगे? तो उससे बायगोस्की कहेंगे व्यक्तिगत वार्ता। बच्चा क्या कर रहा है? व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है। कहीं बायगोस्की की जगह आपको पियाजे पूछ लिया होता कि पियाजे क्या कहेंगे? तो पियाजे कहेंगे अहम केंद्रित वार्ता। पियाजे आए तो आप हेम केंद्रित वार्ता लगाना और बायगोस्की आए तो व्यक्तिगत वार्ता लगाना। बायगोस्की ने भी वही कहा है, पियाजे ने उसको अहम केंद्रित अहम अंदर से अपने आप बात कर रहा है और वाइगोस्की ने कहा है कि व्यक्तिगत बात कर रहा है, वो खुद से बात कर रहा है। वो पियाजे कहते हैं वो मन ही मन बात कर रहा है। तो आप जब पियाजे आए तो आप ध्यान करना है अहम केंद्रित लगाना है और वाइगोस्की आए तो व्यक्तिगत लगाना है। राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सत्य है जिससे हम सीख सकते हैं? सीखने सीखना कौशलों के संचय में समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधाएं देती हैं। सीखना एक निष्क्रिय गृहशील प्रक्रिया है। सीखना अनिवार्य शिक्षार्थी पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। आप देखेंगे सीखना बी ऑप्शन राइट है। सीखने को सामाजिक क्रियाओं की सुविधा कहते हैं। वंशानुक्रम तो बच्चा अपने जो भी है लेकर आता है, मगर कुछ चिंतन करना सीखता है। तो उसमें पढ़ते हैं ना ईगो, सुपर ईगो, ईद, तो उसमें जो बच्चा चिंतन करना सीख रहा है, वो बच्चा समाज में रहकर सीखता है। वो बच्चा प्राथमिक समाज प्रथम वो होता है बच्चे की समाज, परिवार होता है, पेरेंट्स होते हैं, फिर बाहर दूसरा उसका विद्यालय होता है, समाज, आस-पड़ोस होता है। तो जहाँ भी बच्चा सीखता है, तो बच्चा सीखने का काम समाज में करता है। और कहीं ये बात आ जाए, आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सामाजिकता में कौन सीखता है, कौन कहता है सामाजिकता की बात? तो बायगोस्की सामाजिकता की बात कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है और पियाजे वातावरण की बात कहते हैं कि बच्चा वातावरण से सीखता है, बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता है, बच्चा आस-पास के अपने वातावरण से सीखता है। तो ये पियाजे कहते हैं, वो तो वातावरण में ही समाज होती है और बायगोस्की की बात आ जाए तो बायगोस्की समाज की बात करते हैं। ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं, आपको बार-बार आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएँगी, कहीं समाज की बात आए तो हर बायगोस्की लगा देना, वातावरण की बात आए तो हल प्याजे को लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संरचनावादी उपागम। संरचनावादी उपागम बताता है कि डेडस ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान की संरचना के लिए क्या है जो अत्यंत आवश्यक है? एक ऑप्शन कहाँ गोल हो गया? नीचे पहुँच गया एक पूर्व ज्ञान। अनुबंधन, दंड, अंतर्गत याद करना, संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचना कर रहा है बच्चा, बच्चा में संरचना हो रही है, वही खोज कर रहा है बच्चा। संरचना एक बहुत ही पॉजिटिव शब्द है ये। तो यहाँ बच्चा क्या है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। ये ऑप्शन राइट है और राइट क्यों ये बताएँगे। जो बच्चा संरचना कर रहा है, कुछ करना सीखेगा, कुछ करेगा बच्चा। बच्चे को वही आपने 14 दे दिए कि 14 आप 14 को 14 बनाओ, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा 14 करना तो बच्चा करेगा 7 और 7 14 होते हैं। बच्चा करेगा 6 है, बच्चा करेगा 6 और 8 14 होते हैं। फिर बच्चा बोलेगा कि 9 और 5 14 होती है। तो ये बच्चा एक रचना कर रहा है। एक बच्चा खुद के मन से कुछ सोच रहा है, वो बना रहा है, तो बच्चा कुछ भी रचना करेगा। आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो कि बच्चे को जब पूर्व ज्ञान ना होता, तो ये कैसे सीखता? उसे एप्पल पहले से घर से सीख के आया है बच्चा। जब बच्चा विद्यालय आया है, तो एप्पल घर से सीख के आया है, तो बच्चे को बोलते हैं ए फॉर एप्पल। बी वो पहले से बॉल पहले से जानता है, तो बी फॉर बॉल। जो बच्चा है, कुछ चीज़ें बच्चा पहले से सीख लेता है, तभी तो पूर्व ज्ञान लेके आता है, तभी वो कुछ संरचना कर पाता है। वो बच्चा इसलिए पूर्व ज्ञान विद्यार्थी का संरचना के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जब भी बच्चे को आप एबीसीडी सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकारात्मक दंड का निदान निम्न में से कौन-सा है? सकारात्मक दंड का वो निम्न में से कौन-सा है हमको देखना है। सकारात्मक दंड, एक होता है नकारात्मक दंड, एक होता है सकारात्मक दंड।
अब सकारात्मक, नकारात्मक, आपने देखा होगा थोड़े लोग समझदार हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, डाँट देते हैं थोड़ा। अब पहले देखा होगा जब हमारी माँ थी, डंडा लेके जब तक मारती थी जब तक उनको गुस्सा उनकी शांत नहीं हो जाए, हमारा कोई कसूर नहीं है। हमसे गलती हुई इसका मतलब नहीं है, उनकी गुस्सा शांत होना चाहिए। तो अब क्या है बच्चे थोड़ा समझदार हो रहे हैं, थोड़ा और एक व्यवहार अच्छा आ रहा है तो बच्चे को थोड़ा आराम से डाँट देते हैं, तो सकारात्मक हो गया। और एक नकारात्मक ऐसा हो गया कि आदमी आक्रोश में है, डंडा-वंडा मार दिया तो नकारात्मक हो गया। अब यहाँ देखेंगे मित्रों के द्वारा उपहास, मीन मेख निकालना बंद करना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, उपरोक्त में से सभी। सकारात्मक दंड का राइट ऑप्शन होगा आपका ए कि उसे दंड तो मिल रहा है, मित्रों के द्वारा उपहास। अब बच्चे का क्या कर रहे हैं, हँसी उड़ा दी, मज़ाक उड़ा दी। बच्चा आजकल स्कूल में पढ़ के जाता है कि नहीं भाई मुझे तो जाना है याद करके पूरा, वो पूरा लिख के आना है, मुझे टेस्ट में पूरे नंबर लाना है या कोई प्रोजेक्ट अच्छे बना के ले जाना है। नहीं सब मेरे हँसी उड़ाएँगे, जो मेरे साथ पढ़ते हैं बच्चे वो हँसी उड़ाएँगे, मज़ाक उड़ाएँगे मेरा, मुझ पे लोग हँसेंगे। तो ये क्या है एक दंड है, जो सही इंसान होते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं, तो उनके लिए यही दंड काफ़ी होता है, सकारात्मक दंड। कि मुझसे लोग क्या कहेंगे, दुनिया मेरे मित्र मेरे उपहास उड़ाएँगे, मुझसे हँसेंगे। नकारात्मक दंड वह दंड होता है, जैसे अपशब्द बोलना, डंडे से मारना, तो वह नकारात्मक दंड हो जाएगा और यह दंड आपका मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना, ये सकारात्मक दंड है, मगर दंड है, बच्चा इससे भी सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है, हमें देखना है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों का सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। हाँ, ये क्वेश्चन बार-बार आ जाता है, बस तरीका अलग होता है पूछने का। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, यह गलत है। बच्चा जब पूछे, पढ़ने में पूछे, हर लाइन में पूछे, टीचर को बताना पड़ेगा, यह ऑप्शन गलत है। स्वयं बच्चे द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, शिक्षक उन्हें तुरंत नहीं सुधारें, ये भी गलत है। बच्चा स्वयं के द्वारा नहीं सुधार सकता, उसे टीचर की आवश्यकता है सहायता की। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। पहली वाली लाइन थी वही जी है, ये गलत है, देना पड़ेगा। बच्चे को यही एनसीईआरटी में कहा है कि बच्चा जब पूछे, जब उसे बताओ। ऐसा नहीं कि आप बोलो बैठ जाओ, शांत रहो, अभी पूरा चैप्टर को जाने दो, उसके बाद हम तुमको बताएँगे, जब बच्चे को ध्यान ही भूल जाएगा। वो तो भई आपने बोला उसी लाइन में पूछना चाह रहे आप कि सर ऐसा ये क्यों हुआ था? यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। भाई बताते हैं ना कि बच्चा स्कूल में फेल हो रहा है, तो बच्चा फेल नहीं हो रहा, स्कूल फेल हो रहा है, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था फेल हो रही है। तो इसीलिए जो पहले क्या था कि बच्चे पहले 10 तक बहुत फेल होते थे। बच्चे 5 में फेल, 8 में फेल, बोर्ड था। इसीलिए ये शिक्षा पद्धति बदली और दूसरी नई शिक्षा पद्धति एनसीईआरटी में आई, क्योंकि उसे समझाया एनसीईआरटी ने, उसे अच्छा वो बनाया शिक्षा पद्धति कि आप फेल हो रहे हैं इसका मतलब बच्चे खराब नहीं है, कहीं न कहीं शिक्षा पद्धति में, शिक्षा व्यवस्था में खराबी है। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन-सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। सत्य नहीं पूछा है।
ये सत्य है, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। पहले छोटे में कोई कुछ चीज़ अच्छी लगती है खाने में, बड़े में कुछ खराब लगने लगती है। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। रुचियाँ योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। किसी की योग्यता बढ़ गई, किसी की क्षमता बढ़ गई, तो उसकी रुचियाँ वो हो जाएँगी, नहीं होती हैं। रुचियाँ, रुचियाँ होती हैं। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों ही होती हैं। सही है, जो रुचियाँ होती हैं जन्मजात भी आती हैं और बाद में भी। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षक एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती हैं। यह ऑप्शन गलत है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब होती हैं। डी ऑप्शन इसका गलत है, असत्य ही हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। मानव शरीर में, धर्म में, उन संबंधों में, विद्यालय में। जब बच्चा 6 से 10 वर्ष का होता है तो बच्चे का 5 साल के बाद 6वीं में आता है एज में तो स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है। तो विद्यालय में रुचि लेना बच्चा शुरू कर देता है। बच्चा आता है स्कूल में, उसके नए नए दोस्त बनते हैं, घर से बाहर निकलता है, तो विद्यालय में रुचि लेना बच्चा प्रारंभ कर देता है। हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए, वह कौन सी आवश्यकता है? आपने एक मूवी देखी होगी, वह मूवी में कहते हैं कि सबसे पहली आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान। तो सबसे पहली आवश्यकता यही होती है। तो यहाँ हमको बताया गया है, यह मैस्लो ने यह एक पिरामिड बनाया गया है मैस्लो ने, और उसमें 5 चीज़ें समझाई गई हैं। इसकी विस्तार से वीडियो आपको मिलेगी, आप देख लेना। अनुभूतिकरण, शारीरिक, सम्मान और सामाजिक। सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। जो रोटी, कपड़ा, मकान, खाना, पीना, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब आएँगे। तो पहले चाहिए आदमी को खाना, पीना, रोटी। तो वह सब कै में आएगा? शारीरिक में। पहले अपनी शरीर की सुरक्षा, मतलब शरीर की जो भूख है, प्यास है, वो शरीर को चाहिए पहले। तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम आएगा सुरक्षा का। अब आदमी का पेट भर गया, पानी पी लिया, खाना खा लिया, अब उसे चाहिए सुरक्षा। अब चाहिए उसे सुरक्षा। दूसरा जो नियम है वह सुरक्षा का आएगा। सुरक्षा चाहिए उसे। अब नींद आ गए, खाना खाएगा, नींद आएगी, अब सोएगा, सोएगा तो उसे चारों तरफ सुरक्षा चाहिए। एक सुरक्षा हो, घर हो, मकान हो, सुरक्षा हो। उसके बाद उसे तीसरी जो अवस्था होगी, अब उसे खाना हो गया, आराम भी हो गया, अब भैया 2-4 दोस्तों से मिल लिया जाए, थोड़ा समाज में चला जाए। तो तीसरी अवस्था आपको याद रहेंगी ये चीज़ें। तो तीसरी अवस्था उसकी सामाजिक वाली होगी, सामाजिकता होगी। अब समाज में मिल लिया, अब समाज में गए भाई साहब, तो कोई अच्छे बोला, कोई बुरे बोला, अब उनको जागृति हुई कि नहीं भाई हमारा सम्मान भी होना चाहिए। तो जो चौथी अवस्था है वह सम्मान की है। अब सम्मान भी चाहिए, और जब सम्मान मिल गया, अब खाना मिल गया, पानी मिल गया, सुरक्षा मिल गई, समाज मिल गई, सम्मान मिल गया, जब सभी मिल गया, अब बस अनुभूति, आत्मा को अनुभूति मिल गई। आत्मा स्वतंत्र हो गई, बाकी आत्मा को खुशी मिल गई, आदमी हो या बालक हो। तो इसीलिए जो पहली अवस्था है वो शारीरिक अवस्था है। इसका राइट ऑप्शन आपका बी होगा। आप इसी प्रकार पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बना के रखें। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।